तो सभी भाइयों एवं बहनों को नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए एमपी वन रक्षक, जेल प्रहरी, डिप्टी जेलर, एमपीएसआई, ग्रुप 5, ग्रुप 4 इन सभी भर्ती परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण वीडियो है। इंग्लिश के टॉप 50 एमसीक्यू हम करने जा रहे हैं। वन शॉट प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है। अब ये वन शॉट क्या है, तो अभी आपको पता है हमने रिसेंट में एक सीरीज चालू कर रखी है वन शॉट मैराथन सभी सब्जेक्ट की। इसमें हम एक वीडियो में एक टॉपिक को कवर करते हैं। तो उसकी 3 वीडियो ऑलरेडी हो चुकी हैं, यानी कि 3 क्लास इंग्लिश की हो चुकी हैं, जिनमें हमने 3 टॉपिक को कवर किया है। सबसे पहला टॉपिक है टेंस, जो कि सबसे बेसिक, सबसे महत्वपूर्ण। उसके बाद में है नाउन और उसके बाद में है आर्टिकल। इन तीनों टॉपिक से आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो इन तीनों टॉपिक की थ्योरी हमने करवा रखी है, आप लोग जरूर जा करके देख लेना। और आज हम इन तीनों टॉपिक से टॉप 50 एमसीक्यू जो पूछे गए हैं एमपीएसबी एप्टेक के द्वारा विभिन्न परीक्षाओं में, उनको हम कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा, ये तीनों टॉपिक आपके एकदम क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, इसको देखने के बाद में आप एक बार जाकर के थ्योरी वाली वीडियो भी जरूर देख लेना मेरे भाई। ठीक है ना, चलिए शुरुआत करते हैं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आगे आने वाले सारे वीडियो, सारे प्रैक्टिस सेट, सारे मॉक टेस्ट टाइम टू टाइम आपके पास में पहुंच सकें। साइंस के भी हम जो है सुपर वन शॉट मैराथन लेकर के चल रहे हैं। ठीक है, और इसके अलावा अभी हमने एक और वन शॉट मैराथन चालू की है, जो है हिंदी की भी बहुत जल्दी वन शॉट मैराथन चालू करने वाले हैं। ठीक है, चलिए आइए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। तो इंग्लिश ग्रामर मास्टर प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है, यानी 50 एमसीक्यू आपको देखने को मिलेंगे। टॉपिक है नाउन, आर्टिकल और टेंस। इन तीनों टॉपिक के ईएसबी एप्टेक के द्वारा पूछे गए प्रश्न ही आपको देखने को मिलने वाले हैं। पहला प्रश्न देखिए, पहला प्रश्न है आइडेंटिफाई द करेक्ट प्लूरल फॉर्म ऑफ मदर इन लॉ। मदर इन लॉ का प्लूरल आपको बनाना है। ये एमपीएसआई में अभी पूछा गया है 2025 वाले प्री एग्जाम में। तो इसका अगर आपको प्लूरल बनाना है तो कैसे बनाएंगे? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आप जल्दी से आंसर लगा लीजिए, फिर हम आपको इसका आंसर और डिटेल सॉल्यूशन बताते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं आपने आंसर लगा लिया होगा। प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसका सही जो आंसर होगा वो होगा मदर्स इन लॉ। देखो, ये है एक तरह का कंपाउंड नाउन। कैसा कंपाउंड नाउन? जब कोई भी नाउन 2 या 2 से अधिक नाउन से मिलकर के बनते हैं तो हम उसको कंपाउंड नाउन कहते हैं। और कंपाउंड नाउन का अगर आपको प्लूरल बनाना है, यानी कि बहुवचन बनाना है, तो आप क्या करोगे? जो इसका रूट वर्ड होता है, जो मेन वर्ड होता है, उसमें ही आपको एस लगाना है। मेन वर्ड इसमें क्या है? मदर है ना, तो इसी में आपको एस लगाना है। अच्छा, एक बात बताइए, अगर इस मदर को हटा दें तो क्या इसका कोई औचित्य रह जाएगा? नहीं रह जाएगा, इसका कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। इसलिए हम जब इन ऐसे नाउन का प्लूरल बनाते हैं तो जो रूट वर्ड होता है उसमें ही एस लगाते हैं। तो सही आंसर आपका हो जाएगा मदर्स इन लॉ, यानी कि सास इसका जो है हिंदी में अर्थ होता है। यहां पर हमने आपको एक्सप्लेनेशन दे रखा है। देखिए, कंपाउंड नाउन शब्द रूट वर्ड में एस लगाया जाता है। यहां मदर जो है वो मुख्य शब्द है, इसलिए हम मदर में एस लगा करके इसका प्लूरल यानी कि बहुवचन बना देंगे। ठीक है, अब जिन लोगों ने वीडियो देखा होगा उन लोगों ने तुरंत इसका आंसर लगा दिया होगा। इस वाले नियम के बारे में आपको ऑलरेडी हम थ्योरी वाली वीडियो में करा चुके हैं। ठीक है, नाउन से शुरुआत की है, फिर टेंस करेंगे, उसके बाद में आपका जो है आर्टिकल करेंगे, फिर तीनों का मिक्स कर लेंगे। तो 50 प्रश्न आपके यहाँ पर हम क्लियर करवा देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप लोग बता दें, जैसा कि आप सबको पता है, चाहे एमपीएसआई एग्जाम हो, एमपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हो, हमारे सुपर सिलेक्शन नोट्स से सीधे सीधे प्रश्न देखने को मिले हैं और बहुत अच्छे नंबर इन नोट्स को कंप्लीट करके जो है अभ्यर्थी लेकर के आए हैं। जैसा कि अभी आपने देखा होगा, रचना नामदेव है ना, टॉपर्स में 8th रैंक है, ओवरऑल उनकी 2nd रैंक है। ठीक है ना, तो उन्होंने भी इन नोट्स से अच्छे से तैयारी की थी। अभी स्क्रीनशॉट भी उनका आपको दिखा देंगे व्हाट्सएप पर। जैसे रिजल्ट आया उन्होंने तुरंत हमको जो है संपर्क किया था। और भी बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जिन लोगों ने इन सुपर नोट्स की मदद से एग्जाम को क्वालिफाई किया है और उनका शॉर्ट्स वीडियो बनाकर हमने डाल दिया, आप देख सकते हैं। अब हमने एमपी डिप्टी जेलर, जेल प्रहरी, फॉरेस्ट गार्ड इन सभी एग्जाम के लिए बेहतरीन सुपर सिलेक्शन नोट्स तैयार किए हैं। ये एमपीएसबी के एप्टेक के एकदम लेटेस्ट पैटर्न पर हमने ये नोट्स तैयार किए हैं। क्या क्या मिलेगा आपको? तो जीके, जीएस, एमपीजी के साइंस, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, ये सब आपको मिलने वाला है। साथ ही साथ में ये केवल और केवल मात्र 189 रुपए में आपको ये नोट्स उपलब्ध रहेंगे। इसके साथ में आपको प्रैक्टिस सेट भी मिलेगा। जितना आपको ये टॉपिक दिए हुए इन सबके प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, सबकी मॉक टेस्ट भी आपको मिलने वाली है। ठीक है, इसके अलावा जो सबसे मेन है वो है शुक्ला सर के सुपर रिवीजन नोट्स, जो एग्जाम से 15 से 20 दिन पहले आपको दिए जाते हैं। एक टॉपिक को एक पेज में हम पूरा कवर करते हैं, तो वो आपका रिवीजन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चाहे आप एग्जाम सेंटर के बाहर भी रिवीजन कर सकते हैं। कैसे प्राप्त करेंगे? तो ये क्यूआर कोड आपको दिखाई दे रहा है, इस पर आपको 189 का पेमेंट करना है। उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर 7052547003 पर आपको सेंड कर देना है। जैसे आप स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे, तुरंत इसी नंबर से आपको तुरंत कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स, प्रैक्टिस सेट, मॉक टेस्ट सेंड कर दी जाएंगे और आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे, जहां पर आगे के सारे नोट्स आपको, सारे प्रैक्टिस सेट, सारे ऐप जो आपका मॉक टेस्ट है, उन सब की पीडीएफ टाइम टू टाइम मिलती रहेगी।
उम्मीद करते हैं सारी बातें समझ में आ गई होंगी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अभी आपको स्क्रीनशॉट भी दिखाएंगे जिन लोगों ने इन नोट्स को पढ़ करके एग्जाम को क्वालिफाई किया। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अनकाउंटेबल नाउन? इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जो अनकाउंटेबल है, जिसे हम काउंट नहीं कर सकते हैं? बताइए। चेयर, बिल्कुल 2-4 चेयर रखी रहती है, आप काउंट कर लेते हैं, तो ये तो नहीं होगा। बॉय, बिल्कुल काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 4 बॉय खड़े हैं, काउंट कर सकते हैं। पेन, बिल्कुल काउंट कर सकते हैं। लेकिन इंफॉर्मेशन को आप काउंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है? तो सूचनाओं को काउंट नहीं कर सकते हैं। आपसे अनकाउंटेबल नाउन पूछा गया था, तो इंफॉर्मेशन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एमपीएसआई प्री एग्जाम का ये भी प्रश्न है। डिटेल सॉल्यूशन देख लीजिए। और कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं? इन्फॉर्मेशन हो गया, फर्नीचर हो गया, सीनरी हो गई। जैसे शब्द अनकाउंटेबल होते हैं, इन्हें 1 2 3 करके गिना नहीं जा सकता है, तो इनके साथ में हम एस भी नहीं लगाते हैं। कहीं भी आपको इन्फॉर्मेशन अगर लगी मिल जाए तो देखने में तो आपको ये सही लग रही है, लेकिन इंग्लिश के नियम से यह बिल्कुल ही गलत है, ठीक है? तो इस तरह से कॉमन एरर भी आपके एग्जाम में आ सकता है। कहीं पर फर्नीचर्स लिखा जाए तो ये गलत है, केवल फर्नीचर ही हम लिखेंगे, या फिर ए पीस ऑफ फर्नीचर लिखेंगे। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न देखिए। मैथमेटिक्स डैश अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट फॉर मैनी स्टूडेंट। जो मैथमेटिक्स है, जो गणित है, वो बहुत सारे स्टूडेंट के लिए कठिन विषय है। यहाँ पर आप क्या लगाएंगे? आर लगाएंगे, एम लगाएंगे, इज लगाएंगे, या फिर वर लगाएंगे? बताइए क्या लगाएंगे। तो इसका सही आंसर आइए देख लेते हैं। आप लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पर हम इज लगाएंगे। सर इज क्यों लगाएंगे? तो देखिए, कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स के नाम होते हैं जो देखने में आपको प्लूरल लग रहे हैं, यानी कि बहुवचन लग रहे हैं, लेकिन ये सिंगुलर ही होते हैं, ठीक है? तो मैथमेटिक्स हो गया, फिजिक्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, तो ये देखने में तो प्लूरल लगते हैं, लेकिन ये होते हैं सिंगुलर, इसलिए यहाँ पर हम इज लगाएंगे। यहाँ पर सॉल्यूशन भी आप इसका देख सकते हैं। कुछ शब्द ऐसे हैं जैसे मैथमेटिक्स, फिजिक्स, न्यूज़, दिखने में प्लूरल यानी कि बहुवचन लगते हैं, लेकिन इनके अर्थ में जो है ये सिंगुलर होते हैं, और हमेशा सिंगुलर वर्ब को ही यूज में लगाते हैं। अगला प्रश्न, फाइंड द एरर। यहाँ पर आपको एरर फाइंड करना है कि कौन से जगह पर एरर है। द टेबल्स लेग्स आर ब्रोकन, यानी कि जो टेबल है उसका जो पैर है वो टूट चुका है। तो बताइए यहाँ पर क्या गलती है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। कौन से पार्ट में आपको गलती लग रही है? द टेबल्स लेग गलत है, आर गलत है, ब्रोकन गलत है, या फिर इनमें कोई एरर नहीं है? आइए देखते हैं। सही आंसर आपने लगा लिया होगा। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अभी आपको बताया था, ये जब ये काउंटेबल है ही नहीं तो आप इसमें एस नहीं लगा सकते हैं, ठीक है? तो ये टेबल्स लेग नहीं होगा। और इसकी जगह पर क्या हो सकता है वो भी आइए देख लेते हैं। तो निर्जीव वस्तुओं यानी नॉन लिविंग जो भी थिंग्स होती हैं के साथ एपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है? तो जो नॉन लिविंग है, जो अनकाउंटेबल है, इनके साथ में आप जो है नहीं लगा सकते हैं एपोस्ट्रॉफी एस, ठीक है? तो ये एपोस्ट्रॉफी एस वाला जो है आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था, तो इनके साथ में एपोस्ट्रॉफी एस नहीं लगाएगा। तो क्या हो जाएगा इसकी जगह पर? इसकी जगह पर हो जाएगा द लेग्स ऑफ द टेबल, यानी कि जो टेबल है उसका पैर टूट चुका है, तो द लेग्स ऑफ द टेबल लगाएंगे, कभी भी एपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अगला, द पुलिस डैश इन्वेस्टिगेटिंग द केस। जो पुलिस है वो इस केस की इन्वेस्टिगेटिंग कर रही है। बताइए यहाँ पर क्या लगाएंगे? इज लगाएंगे, वाज लगाएंगे, हैज लगाएंगे, आर लगाएंगे? आइए देख लेते हैं सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। देखो, कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो देखने में हमको सिंगुलर लगते हैं, लेकिन वो सिंगुलर होती नहीं है, ठीक है? जैसे पुलिस हो गया, कैटल हो गया, तो ये क्या है? सिंगुलर नहीं होती है, प्लूरल होती हैं। देखने में हमको लगेगा ये सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पर जो है आपका आर लगाया जाएगा। यहाँ पर आप सॉल्यूशन देख सकते हैं। देखिए, तो पुलिस और कैटल शब्द ऐसे हैं जो दिखने में सिंगुलर लगते हैं, लेकिन ये हमेशा प्लूरल यानी कि बहुवचन माने जाते हैं, तो ये वर्ब भी बहुवचन की ही लेंगे। और ये सारे नियम हम आपको ऑलरेडी थ्योरी वाली वीडियो में करा चुके हैं, है ना? इसीलिए कहते हैं कि उसको अगर आप देख करके आए होते तो इसको बहुत आसानी से सॉल्व कर रहे होते। चलिए कोई दिक्कत नहीं, आगे देख लेना। बाकी अगली जो वीडियो आएंगी थ्योरी वाली, उन सबको आप देखते रहना। आई बॉट 2 डैश एप्पल। मैंने 2 डैश एप्पल्स खरीदे। अब क्या लगाएंगे? डजन्स लगाएंगे, डजन लगाएंगे, डजन्स ऑफ, या फिर डजन ऑफ? क्या लगाएंगे? आइए आंसर देखते हैं। प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हम यहाँ पर डजन लगाएंगे। जब भी डजन ऐसी कोई मतलब कि दिया हुआ हो और उसके आगे 1 2 3 नंबर लगा हो, अगर नंबर लगा हुआ है तो आप इसमें एस नहीं लगाएंगे, ध्यान रखना। इसको सीधे सीधे वैसे का वैसा लिख देंगे, तो डजन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भूल कर भी डजन से आपको नहीं लगाना है अगर नंबर लगा हुआ है, 1 2 3 4 लगा हुआ है, ठीक है? यहाँ पर देख सकते हैं, जब डजन 100 या 1000 के पहले कोई निश्चित संख्या जैसे कि 2 हो गया, 3 हो गया आती है, तो इसमें कभी भी एस नहीं लगाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला, थोड़ा सा स्पीड को तेज करते हैं, 50 प्रश्न करने, नहीं तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा ना। देखिए, प्रश्न है, हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, आइडेंटिफाई द नाउन टाइप ऑफ ऑनेस्टी। इसमें जो ऑनेस्टी दिया हुआ है इस पूरे सेंटेंस में, ये ऑनेस्टी किस तरह का जो है नाउन हो।
तो इसमें पूछा है ऑनेस्टी किस तरह का नाउन है, प्रॉपर नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट है या फिर कॉमन नाउन है, किस तरह का नाउन है। चलिए आंसर देखते हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यह एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा, क्योंकि ऑनेस्टी जो है ना वो एक भावना होती है, आप उसको छू नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, है ना। तो देखिए भाववाचक संज्ञा यानी कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन वे होते हैं जिन्हें हम देख या फिर छू नहीं सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं। जैसे कि ईमानदारी, ऑनेस्टी हो गया, इसको हम देख छू नहीं सकते हैं। खुशी हो गया, हैप्पीनेस, सैडनेस हो गया, तो ये सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आते हैं। नंबर 8 देखिए, चूज द करेक्ट सेंटेंस, इसमें से कौन सा सेंटेंस बिल्कुल सही लिखा हुआ है वह आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, कॉमन एरर वाला ये प्रश्न है। आई हैव मैनी फर्नीचर्स, तो ये तो गलत हो जाएगा, अभी आपको बताया था इसमें एस यस नहीं लगता है, ठीक है। आई हैव मैनी फर्नीचर, आई हैव सम पीसेज ऑफ फर्नीचर, आई हैव मैनी पीसेज ऑफ फर्नीचर, क्या होगा इसका आंसर। आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर सी हो जाएगा। इसमें आई हैव सम पीसेज ऑफ फर्नीचर, देखो जब फर्नीचर होता है, जो फर्नीचर को अगर हम बहुवचन बनाते हैं तो इसमें एस या एस नहीं लगाते हैं ना, इसमें क्या करते हैं पीसेज में इसको काउंट कर देते हैं ना, पीसेज में इसको लिखते हैं। तो आई हैव सम पीसेज ऑफ फर्नीचर। इसी तरह इन्फॉर्मेशन को भी आप अगर बहुवचन बना रहे हैं तो पीसेज में आप इन्फॉर्मेशन को भी लिख सकते हैं, एस नहीं लगाएंगे बल्कि ये एक शब्द लगा देंगे इसके आगे, सम पीसेज ऑफ फर्नीचर। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। यहाँ पर देख सकते हैं फर्नीचर एक अनकाउंटेबल नाउन है, इसका फर्नीचर्स नहीं हो सकता है, इसे गिनने के लिए पीसेज ऑफ शब्द का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, द ज्यूरी डैश डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस, जो ज्यूरी है, जो जजों की, ज्यूरी का मतलब क्या होता है, जब 3-4 जज एक साथ में बैठते हैं तो इस पूरे कलेक्टिव नाउन को हम क्या कहते हैं, ज्यूरी कहते हैं। तो यहाँ पर यही कह रहा है माफ कीजिएगा, द जूरी डैश डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, जो जूरी है वो अपने ओपिनियन में डिवाइड हो चुकी है। ये बहुत कंफ्यूजन वाला प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। वॉज लगाएंगे, इज लगाएंगे, हैज या फिर आर, क्या लगाएंगे। तो प्रश्न का सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा आर। ऑप्शन नंबर सी का प्रयोग करेंगे, क्यों वो देख लीजिए। देखो ये जो ज्यूरी है जब ये अपने ओपिनियन में डिवाइड हो जाती है, अगर एक ही फैसला ये दे रही है तो इसके साथ में सिंगुलर लगाएंगे, लेकिन अगर ये अपने ओपिनियन में डिवाइड हो गई, यानी कि जैसे मान लीजिए 4 लोग हैं और चारों लोग उस पर अलग अलग मत दे रहे हैं, तो ऐसे में उनके मत काउंट होते हैं, है ना। तो इस वजह से हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, आर का प्रयोग करेंगे। अगर ज्यूरी डिवाइड हो जाए तो वहाँ पर आर का प्रयोग करेंगे, अगर एक ही फैसला दे तो वहाँ पर हम जो है सिंगुलर नाउन का प्रयोग करेंगे। देखिए समूहवाचक संज्ञा कलेक्टिव नाउन जैसे ज्यूरी, यदि एक मत हो तो सिंगुलर वर्ब लेती है, लेकिन यदि विभाजित हो जाए तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है, एक मिनट, विच वर्ड डज नॉट चेंज इट्स प्लूरल फॉर्म, इनमें से कौन सा ऐसा जो है शब्द है जो अपने प्लूरल फॉर्म में चेंज नहीं होता है, यानी जिसका हम प्लूरल नहीं बना सकते हैं। क्या होगा बताइए, सिटी होगा, सिप होगा, नाइफ होगा या फिर बेबी होगा, किसका हम प्लूरल यानी कि बहुवचन नहीं बना सकते हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सीप का कभी भी सीप्स नहीं होता है, इसका बहुवचन नहीं बना सकते हैं। और कौन कौन से शब्द हैं, तो जैसे सीप हो गया, डियर हो गया, फिश हो गया, ये सब सिंगुलर और प्लूरल रूप में एक ही रहते हैं, ये बदलते नहीं हैं, इनका अलग से प्लूरल नहीं बनाया जाता है। ये सिंगुलर में भी सीप लिखे जाते हैं और प्लूरल में भी इसको सीप लिखते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पर देखेंगे क्या, यहाँ से आर्टिकल शुरू हो जाएंगे। नाउन के बहुत ज़्यादा प्रश्न आपके एग्जाम में नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी हमने इतने प्रश्नों को रखा है जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। हाँ, लेकिन आर्टिकल और टेंस से प्रश्न आते हैं तो इनके प्रश्नों की संख्या थोड़ी सी ज़्यादा रहेगी और स्पीड भी हम थोड़ा सा तेज रखेंगे। ही इज डैश यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, बताइए यहाँ पर क्या लगेगा, ए लगेगा, एन लगेगा, द लगेगा, नो आर्टिकल। तो हमने आपको 90% वाला रूल बताया था कि आर्टिकल का एक ऐसा नियम है जो 90% जगह पर सबसे ज़्यादा यूज में आता है, वो है लिखकर या फिर बोलने वाला। कोई भी चीज़ अगर आपको दी गई, जैसे यूनिवर्सिटी दी गई है, इसको लिख लीजिए हिंदी में यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पर आप जब देखेंगे तो पहला जो शब्द है ये देखने में, बोलने में, इसमें क्या लग रहा है, ये व्यंजन दिख रहा है ना भाई। जो आपकी 12 खड़ी अनार आम होता है उसमें या क्या होता है, या व्यंजन में काउंट किया जाता है। आ से लेकर के आहा तक जो होता है ये आपका क्या होता है, कॉन्सोनेंट होता है, ठीक है, स्वर होता है, और ये क्या होते हैं, ये व्यंजन होते हैं। तो यही वो सारे वोवल होते हैं, ये व्यंजन होते हैं। तो यहाँ पर जब आप लिख करके देखेंगे तो या एक व्यंजन है, इस वजह से जहाँ पर भी या का साउंड सुनाई दे तो हम वहाँ पर क्या लगाएंगे, ए का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 90% आपको जो है आर्टिकल में देखने को मिलेगा, है ना। तो अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ही इज अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, वो एक यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यूनिवर्सिटी का उच्चारण या यानी कि कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होता है। आर्टिकल का चुनाव स्पेलिंग के बजाय ध्वनि के साउंड पर आधारित होता है। ध्वनि के साउंड पर हम बोल करके या फिर लिख करके देखते हैं कि यहाँ पर कौन सा आर्टिकल लगेगा। अब यहाँ पर स्पीड अपनी तेज हो जाएगी क्योंकि 90% रूल आपको समझ में आ गया है, तो बहुत ज़्यादा जगह पर आपको यही रूल मिलेगा। सन राइजेज इन द ईस्ट, अब ये सन क्या है, तो सन के आगे क्या लगाते हैं, सन के आगे हम कौन सा आर्टिकल लगाएंगे, द आर्टिकल का प्रयोग करेंगे।
क्यों करेंगे वो देख लीजिए। तो आर्टिकल में एक नियम होता है कि दुनिया में कोई भी ऐसी चीज़ जो केवल एक है, ठीक है? दुनिया में कोई भी ऐसी चीज़ जो केवल और केवल एक है, उसके आगे हम द का प्रयोग करते हैं, ठीक है? तो दुनिया में जो चीज़ें केवल एक है यानी यूनिक है, जैसे सन हो गया, मून हो गया, अर्थ हो गया, तो उनके नाम के साथ में उनके आगे हम क्या लगाते हैं? द का प्रयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए, प्रश्न नंबर 13 यहाँ पर देख लेंगे। तो आई सॉ डैश यूरोपियन गर्ल यस्टरडे। अब यूरोपियन लिख करके आप देख लीजिए, यू यानी कि कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है, तो यहाँ पर हम ए का प्रयोग कर देंगे, कुछ समझाने की आवश्यकता है ही नहीं। आगे बढ़ लेते हैं। 14 नंबर, आयरन इज डैश यूजफुल मेटल। अब देखो यहाँ पर भी आप बोल करके या लिख करके देखेंगे तो यूजफुल, यूजफुल ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं, अपने मन से नहीं लेकर के आ रहे हैं ना। यूजफुल में भी या आ रहा है, या क्या है? कॉन्सोनेंट है, तो ए का प्रयोग यहाँ पर करेंगे। भले ही यहाँ पर इंग्लिश के वॉवेल से शुरू हो रहा है, लेकिन हम यहाँ पर बोल करके और लिख करके देखेंगे। 90% रूल जो है वो यहाँ पर काम करेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। माउंट एवरेस्ट इज डैश हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। जो माउंट एवरेस्ट है वो पूरे विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। तो भाई पूरे विश्व की सबसे ऊंची यानी कि सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री का अर्थ है कि भाई पूरे विश्व में केवल केवल एक चीज है, और उसके लिए हमने बता रखा है जब भी पूरे विश्व में या कहीं पर भी यूनिक चीज की बात की जाए तो दा का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। यहाँ पर पूरा सॉल्यूशन वही लिखा हुआ है। सुपरलेटिव डिग्री जैसे हाईएस्ट हो गया, बेस्ट हो गया, टॉलेस्ट हो गया, इसके पहले हमेशा दा का प्रयोग करते हैं। देखिए, ही इज डैश ऑनेस्ट मैन। आप ऑनेस्ट को बोल करके देखेंगे, ऑनेस्ट लिख करके देखिए, बोल करके देखिए, ऑनेस्ट। अब ये जो ओ है ये क्या है? ये स्वर है ना। हिंदी में लिख करके देखते हैं तो आ से आ तक स्वर होते हैं। अब जब भी आपको स्वर देखने को मिल जाए तो 90% रूल काम करेगा। स्वर के आगे हम एन का प्रयोग करते हैं। भले ही यहाँ पर इंग्लिश का आपको कॉन्सोनेंट दिख रहा है, लेकिन बोलने और लिखने पर हमको स्वर दिख रहा है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? एन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं। अगला, डैश इंग्लिश इज अ ग्लोबल लैंग्वेज। यहाँ पर देखो इंग्लिश की बात की गई है, तो इंग्लिश इज अ ग्लोबल लैंग्वेज। इंग्लिश क्या है? पूरे विश्व की भाषा। अब ये नॉर्मली हम बात कर रहे हैं, तो बताइए 4 ऑप्शन आपके सामने है, क्या आंसर आप इसमें से लगाएंगे? जल्दी से कमेंट कर दीजिए। आप लोग कमेंट भी किया करो, ऐसा मत किया करो मेरे भाई, है ना, कमेंट करते ही नहीं हो। कमेंट करते रहा करो भाई। आपके सामने 50 प्रश्न आ रहे हैं, 50 में से क्या आपको 5 से 6 प्रश्न भी नहीं आते हैं? भाई 5 से 6 प्रश्न तो आते होंगे ना, तो वो 5-6 प्रश्न ही आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट करने में कोई हानि नहीं होगी, कोई पैसा वैसा नहीं लग रहा मेरे भाई, है ना। कमेंट करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर भी करेंगे, जिससे आगे हम आपके लिए इसी तरह से वीडियो लेकर के आते रहें। चलिए, सही आंसर डी हो जाएगा, नो आर्टिकल। क्यों नो आर्टिकल का प्रयोग क्यों करेंगे? क्योंकि देखो इंग्लिश इज ए ग्लोबल लैंग्वेज, नॉर्मली बात की जा रही है, इंग्लिश की कोई विशेषता नहीं बताई जा रही है। और भाषाओं के नाम के आगे हम कभी भी, भाषाओं हो या फिर सब्जेक्ट हो, जैसे मैथ हो गया, इन सब के नाम के पहले कभी भी किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है, यानी जीरो आर्टिकल, नो आर्टिकल का प्रयोग होगा। अगला, आई गो टू डैश स्कूल टू स्टडी। मैं अपने स्कूल पढ़ने के लिए जाता हूं। अब यहां पर देखिए, यहां पर किसका प्रयोग आप करेंगे? ए, एन, द या फिर नो आर्टिकल? बताइए। चलिए आंसर देखते हैं। सही आंसर डी हो जाएगा, नो आर्टिकल। देखो जब भी आप किसी भी पर्पज से जा रहे हो जिसके लिए वो बना हुआ है, जैसे अगर आप स्कूल जा रहे हो तो पढ़ने ही जाओगे ना, इसमें कोई स्पेशल बात थोड़ी है भाई। अगर हॉस्पिटल जाओगे कब जाओगे? बीमार होगे तभी तो जाओगे, घूमने थोड़ी जाओगे। अभी ग्वालियर के रेलवे स्टेशन की बात अलग है ना, वहां पर बहुत सारे लोग घूमने ही जाते हैं, ठीक है, माइंड फ्रेश करने जाते हैं, है ना, तो वो अलग बात हो जाती है। लेकिन अगर कोई चीज़ जिसके लिए बनी है आप उसी के लिए वहां पर जा रहे हैं तो एक नॉर्मल बात हो जाती है, इसके आगे हमें आर्टिकल लगाने की आवश्यकता नहीं होगी। हाँ, अगर यहाँ पर ये बोलते कि मैं स्कूल में सर्वे करने जा रहा हूँ तो ये स्पेशल चीज़ हो जाती, तो हम दा का प्रयोग करते। लेकिन वो खुद ही कह रहा है कि भैया हम स्कूल जा रहे हैं और पढ़ने के लिए जा रहे हैं, जिसके लिए स्कूल है उस लिए जा रहे हैं, तो यहाँ पर हम किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। ये सॉल्यूशन आपका दिया गया। 19 नंबर देखिए, ही इज डैश MA इन इंग्लिश। अब इसमें भी वही 90% काम करेगा। MA लिख करके देखिए, MA क्या है? यहाँ पर ये स्वर है, और स्वर के आगे हम क्या लगाते हैं? वोवेल्स के आगे क्या लगाते हैं? एन लगाते हैं। 90% रूल। आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर, 20 नंबर है डैश डैश यूनाइटेड स्टेट इज द पावरफुल कंट्री। यानी कि जो यूनाइटेड स्टेट है वो एक बहुत ही पावरफुल कंट्री है, जैसा अभी आप देख भी रहे हैं ना। तो यहाँ पर क्या लगाएंगे? तो यहाँ पर हम दा का प्रयोग करेंगे, क्योंकि जो यूनाइटेड स्टेट है ना वो बहुत सारी कंट्रियों को मिला करके बनाया गया है, तो ये एक तरह का कलेक्टिव नाउन हो जाता है। और कलेक्टिव नाउन की अगर बात की जा रही हो, पावरफुल बताया जा रहा हो, तो हम यहाँ पर दा का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर आप सॉल्यूशन देख सकते हैं। साधारण नाम के देशों के पहले, जैसे इंडिया हो गया, है ना, या फिर यूरोप हो गया, या फिर आपका जो है जापान हो गया, जर्मनी हो गया, इनके आगे दा का प्रयोग नहीं करते हैं। लेकिन साधारण देशों के नाम के आगे दा का प्रयोग नहीं लगता। लेकिन यदि नाम में स्टेट हो, किंगडम हो, रिपब्लिक हो, तो ऐसी अगर शब्द जुड़े हुए हैं तो यहाँ पर हम दा का प्रयोग करते हैं। यानी बड़ा शब्द अगर आपको देखने को मिल जाए, तो द सोवियत संघ अगर मिल रहा है तो ये बड़ा शब्द हो गया, है ना। द रिपब्लिक ऑफ चाइना मिल रहा है तो ये भी बड़ा हो गया, तो आपको वहाँ पर दा लगाने की आवश्यकता पड़ेगी। नॉर्मल के आगे नहीं लगाएंगे।
अगला देखिए, विजडम विजडम इज डैश गिफ्ट ऑफ हेवन। जो स्वतंत्रता है वो हेवन के द्वारा दी गई गिफ्ट है। क्या लगाएंगे यहाँ पर? तो यहाँ पर आपको नॉर्मली दिख रहा है गिफ्ट, ठीक है। इसको बोल करके देख लो और चाहे इसकी मीनिंग देख लो, दोनों में हमको दिखाई दे रहा है कि भाई ये जो है वो व्यंजन ही साउंड कर रहा है और व्यंजन ही लिखा हुआ भी है। यहाँ पर हम ए का प्रयोग करेंगे, विजडम इज अ गिफ्ट ऑफ हेवन, ठीक है। वही 90% रूल यहाँ पर भी काम कर रहा है। अगला, चूज द करेक्ट सेंटेंस। करेक्ट सेंटेंस आपको इसमें से सिलेक्ट करके बताना है। द गोल्ड इज अ प्रीसियस मेटल, ए गोल्ड इज अ प्रीसियस मेटल, गोल्ड इज प्रीसियस मेटल, या फिर एन गोल्ड इज प्रीसियस मेटल। बताइए, ये पूछा गया एमपीएसआई प्री में अभी आपका 2025 में। क्या होगा इसका आंसर? सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, गोल्ड इज अ प्रीसियस मेटल हो जाएगा। अब ऐसा हुआ क्यों है वो यहाँ पर देख सकते हैं। तो पदार्थवाचक संज्ञा यानी कि मटेरियल नाउन जैसे गोल्ड हो गया, वाटर हो गया के पहले सामान्य अर्थ में आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। भाई नॉर्मली कह रहा है गोल्ड इज ए प्रीसियस मेटल, जो गोल्ड है वो बहुत ही महंगी धातु है, तो ये नॉर्मली बात कह रहे हैं, कोई इसमें स्पेशलिटी नहीं कह रहे हैं। लेकिन अगर यहाँ पर आ जाता कि सोने से बना हुआ राज सिंहासन एक बहुत महंगी चीज़ है, तो आपको दा का प्रयोग करना पड़ता है ना। लेकिन नॉर्मली बात में हम दा का प्रयोग नहीं करते हैं। अगला, आई हैव डैश 1 रुपी नोट। अब यहाँ पर सीधे लिखेंगे 1। वाह क्या है? व्यंजन है। व्यंजन के आगे हम क्या लगाते हैं? ए का प्रयोग करते हैं। तो ये आपका 1 रुपी नोट में ए लग जाएगा, ठीक है। भले ही वो आपको देखने में ओ से स्टार्ट हो रहा हो, लेकिन 90% वाला रूल यहाँ पर काम करेगा। 24 डैश एप्पल आई बॉट यस्टरडे वर सोर। मैंने जो एप्पल कल खरीदे थे वो बहुत ही खट्टे थे। किसका प्रयोग करेंगे? ए का, एन का, दा का, या फिर नो आर्टिकल का। सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर हम दा का प्रयोग करेंगे। दा का प्रयोग क्यों करेंगे? उसका रीजन है, भाई ये जो एप्पल है ना, इसके बारे में ऑलरेडी हमको पता है। ये एप्पल हमने कल दुकानदार से खरीदे थे, अब हमको गुस्सा आ रही है। क्यों आ रही है? क्योंकि ये जो हमने खरीदे थे वो सोर हैं यानी खट्टे हैं। तो इसके बारे में हमको ऑलरेडी पता है। तो किसी भी वस्तु के बारे में जिसके बारे में आपको ऑलरेडी पता है, उसकी स्पेशलिटी बताई जा रही है, उसके आगे हम दा का प्रयोग करते हैं। आगे बढ़े। 25 क्रिकेट इज डैश पॉपुलर स्पोर्ट। यानी जो क्रिकेट है वो एक पॉपुलर स्पोर्ट है। ए एन दा नो आर्टिकल। क्या लगाएंगे? सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर ए का प्रयोग करेंगे, ठीक है। क्यों करेंगे? तो नॉर्मली भाई 90% वाला रूल काम करेगा। खेलों के नाम के पहले आर्टिकल नहीं लगता, लेकिन क्रिकेट के नाम के आगे आप आर्टिकल नहीं लगाएंगे। देखो क्रिकेट का लिखा हुआ, क्रिकेट के आगे कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा। लेकिन पॉपुलर स्पोर्ट के लिए हम ए का प्रयोग करेंगे। क्यों? क्योंकि ये पी से स्टार्ट हो रहा है, बोलने में भी हमको यहाँ पर लग रहा है कि ये व्यंजन है और व्यंजन से स्टार्ट भी हो रहा है, तो हम ए का प्रयोग करेंगे। लेकिन खेलों के नाम के आगे ए का प्रयोग नहीं करते हैं, या अदा का प्रयोग नहीं करते हैं, आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। चलिए यहाँ पर देख सकते हैं, ही डैश फुटबॉल एवरी इवनिंग। तो वो हर शाम को जो है फुटबॉल खेलता है। अब यहाँ से आपका क्या स्टार्ट हो जाएगा? 10 से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो बताइए यहाँ पर क्या लगाएंगे? तो एवरी इवनिंग की बात कर रहा है, यानी कि हर शाम को ये फुटबॉल खेलता है, उसकी आदत है। प्ले लगाएंगे, प्लेइंग लगाएंगे, प्लेस, या फिर हेड प्लेट। क्या लगाएंगे? सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पर प्लेस का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो ये आपका ये क्या है? डेली इवनिंग की बात कर रहा है, हर इवनिंग को खेलता है, ये उसकी आदत है। तो ऐसे में हम यहाँ पर ही के साथ में प्ले का प्रयोग करेंगे और एस या ईएस लगाते हैं, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट बोलता है कि कोई भी ऐसा वाक्य जिसमें सिंगुलर वर्ब का प्रयोग, सिंगुलर सब्जेक्ट हो, तो वर्ब में एस और ईएस लगा देते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में यदि कर्ता सिंगुलर हो, ही सी इट नाम हो, तो मुख्य क्रिया में एस ईएस जोड़ देते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला है, आई डैश टू मुंबई लास्ट ईयर। मैं मुंबई गया। अब क्या कह रहे हैं? गया था, वेंट, गॉन, वाज गोइंग। किसका प्रयोग करेंगे यहाँ पर? तो आई डैश टू मुंबई लास्ट ईयर। मैं लास्ट ईयर मुंबई गया था। अब क्या लगाएंगे? गो, वेंट, गॉन, या फिर गोइंग। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वेंट। मैं लास्ट ईयर मुंबई गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं, लास्ट ईयर जो है वो भूतकाल यानी पास्ट को दर्शा रहा है, इसलिए यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट की वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी और वेंट का प्रयोग किया जाएगा। पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग यहाँ पर किया जा रहा था। आगे, लुक द बेबी डैश नाउ। देखो वो जो बेबी है वो डैश नाउ क्या है? सो रहा है। स्लीप्स लगाएंगे, इज स्लीपिंग लगाएंगे, वॉज स्लीपिंग लगाएंगे, या फिर हैज स्लेप्ट लगाएंगे। पहचानेंगे कैसे? तो नाउ शब्द देखिए, नाउ का क्या अर्थ होता है? नाउ का अर्थ होता है अब, यानी कि ये तो तुरंत की बात की जा रही है, करंट की बात की जा रही है। तो कोई भी क्रिया अगर करंट में चल रही है तो यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस की वजह से हम यहाँ पर इज स्लीपिंग का प्रयोग करेंगे। देखिए, तो लुक और नाउ दर्शाते हैं कि कार्य वर्तमान में जारी है, इसलिए इज स्लीपिंग का प्रयोग बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। सी डैश हर होमवर्क बिफोर हर मदर अराइव। यानी कि उसने अपना होमवर्क कर लिया था अपने माता जी के आने से पहले। क्या लगाएंगे? फिनिश, हैज फिनिश, हैड फिनिश्ड, या फिर वॉज फिनिशिंग। आइए आंसर देखिए।
सही आंसर आपका सी हो जाएगा। यहाँ पर हम हैड फिनिश्ड का प्रयोग करेंगे। ही हैड फिनिश्ड हर होमवर्क बिफोर हर मदर अराइव्ड, यानी कि उसकी माता के आने से पहले उसने अपना होमवर्क कर लिया था। अब ये एक कंडीशनल सेंटेंस हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं, जब पास्ट में दो काम हो, पहले होने वाले काम के लिए हम पास्ट परफेक्ट यानी कि हैड प्लस भी3 का प्रयोग करते हैं। पास्ट में कोई दो काम कर रहे हैं, यानी कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था या फिर मदर के आने के पहले हमने होमवर्क कर लिया था, तो ये पास्ट में ही दोनों काम हो रहे हैं ना। तो दोनों काम अगर पास्ट में हो रहे हो तो पहले वाला जो होता है उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट यानी कि हैड प्लस भी3 का प्रयोग करेंगे। इस वजह से ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। ये देखिए, अच्छा ये सीरीज आपको सही लग रही है कि नहीं लग रही, ये बता दो पहले, है ना। कल एक भाई कमेंट कर रहे थे कि सर केवल क्वेश्चन क्वेश्चन करवा दो, थ्योरी मत करवाओ। देखो हमने ये सोचा है, तो अभी समय है अपने पास में, है ना, तो हमने ये सोचा है कि थ्योरी करवा देंगे और क्वेश्चन भी करवा देंगे, तो आपका क्लियर हो जाएगा। अब जैसे हिंदी हो गया, है ना, हिंदी सब्जेक्ट हो गया, तो हिंदी के लिए हम क्या करेंगे, थ्योरी नहीं करवाएंगे, है ना। अगर आप कहेंगे तो करवा देंगे, जैसा भी हो आपको लगे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना कि थ्योरी करवाना है कि नहीं करवाना है ना। लेकिन कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जैसे साइंस हो गया, मैथ हो गया या फिर इंग्लिश हो गया, तो इनकी थ्योरी करवाने से फ़ायदा रहता है ना। अगर अब देखो जो लोग पढ़े होंगे थ्योरी वाली क्लास, वो तुरंत इसका आंसर लगा रहे होंगे, है ना। तो आप जैसा कहेंगे हम वैसा करवाएंगे। अगर चाहेंगे आप क्वेश्चन करवा दें केवल, तो क्वेश्चन करवा देंगे। अगर आप चाहेंगे थ्योरी प्लस क्वेश्चन करवाएं, तो थ्योरी प्लस क्वेश्चन करवा देंगे। कोई क्या दिक्कत है ना, वो आप बता देना हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। चलिए क्वेश्चन नंबर 30, आई डैश सिंस 8 o'clock दिस मॉर्निंग, यानी कि मैं सुबह के 8 बजे से लगातार पढ़ रहा हूँ आज। ठीक है, क्या लगाएंगे, एम लगाएंगे, हैव लगाएंगे। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, आंसर लगा लीजिए। चलिए आंसर देखते हैं। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि आई हैव बीन स्टडिंग सिंस 8 o'clock, यानी कि मैं सुबह के 8 बजे से पढ़ रहा हूँ। टाइम ऑलरेडी दे चुका है, तो इस वजह से यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। जब काम पास्ट में शुरू होकर के अभी भी चल रहा हो, तो समय सिंस फॉर दिया हो, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग करते हैं। इसके लिए कौन सी क्रिया लगाते हैं, कौन सा वर्ब लगाते हैं, ये सब आपको ऑलरेडी थ्योरी में हम समझा चुके हैं। चलिए 31 नंबर देखिए, दे डैश नॉट प्ले क्रिकेट यस्टरडे, उन लोगों ने कल जो है क्रिकेट नहीं खेला था। डू लगाएंगे, डज लगाएंगे, डिड लगाएंगे, हैव लगाएंगे। क्या लगाएंगे, तो कल की बात हो रही है, यानी कि ये तो आपका पास्ट की बात हो रही है। जब भी पास्ट की बात हो तो इसके साथ में हम पास्ट इंडेफिनिट में क्या करते हैं, डिड लगाते हैं। ठीक है ना, जब भी पास्ट की बात की जाए और नेगेटिव इंट्रोगेटिव दिया गया हो और नॉर्मल बात कह रहे हैं कि यस्टरडे कल उन लोगों ने क्रिकेट नहीं खेला, तो ऐसे में अगर नेगेटिव दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, डिड का प्रयोग करते हैं। दे डिड नॉट प्ले क्रिकेट यस्टरडे, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, डिड का ही प्रयोग करेंगे। ठीक है, ये पूरा सॉल्यूशन दिया गया है। आगे बढ़ते हैं 32 नंबर, इफ इट रेन्स वी डैश द मैच, अगर कल बारिश होती है तो, अगर बारिश होती है तो हम खेल को रोक देंगे। का क्या लगाएंगे, कैंसिल, विल कैंसिल, कैंसिल्ड, वुड कैंसिल। सही आंसर आपका विल कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर विल कैंसिल का प्रयोग करेंगे क्योंकि फ्यूचर की बात कही जा रही है। अगर बारिश होती है तो हम खेल को रोक देंगे, तो फ्यूचर में बारिश होगी, खेल भी फ्यूचर में रुकेगा। यहाँ पर देख सकते हैं यह कंडीशनल सेंटेंस है। इफ क्लोज अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है तो मेन क्लोज जो है वह फ्यूचर इंडेफिनिट यानी कि विल प्लस V1 में होता है। अब इफ क्लोज यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर बारिश, यहाँ पर कंडीशन बोल रखा है, अगर बारिश होगी तो भैया हम खेल रोक देंगे। तो इफ इट रेन्स, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है प्रेजेंट की बात हो रही है, तो पहला वाला प्रेजेंट में, तो सेकंड वाला हम क्या करेंगे, फ्यूचर में रखते हैं इसको, और विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं, माई फादर डैश अ न्यू कार नेक्स्ट मंथ, मेरे पिताजी अगले महीने नई कार खरीदेंगे। क्या करेंगे, यहाँ पर बाई लगाएंगे, बाईस, विल बाई या फिर बॉट, किसका प्रयोग करेंगे। उम्मीद करते हैं आपने आंसर लगा लिया होगा। थोड़ा स्पीड हम तेज कर रहे हैं क्योंकि बहुत समय हो जाएगा, है ना। सही आंसर सी हो जाएगा, विल बाई, क्योंकि फ्यूचर में ये खरीदने वाले हैं। अगला 34 नंबर देखिए, वैसे आप लोगों जिन लोगों ने थ्योरी पढ़ी होगी उन्हें समझाने की आवश्यकता भी नहीं पड़ रही होगी, है ना, क्योंकि थ्योरी में इतना डिटेल में हमने आपको समझा दिया, ट्रिक की मदद से समझा दिया है कि आप लोग यहाँ पर तुरंत देखते ही आंसर लगाते हुए चल रहे होंगे, ऐसा हम आपसे उम्मीद करते हैं। देखिए, आई डैश माई डिनर जस्ट नाउ, मैंने अपना डिनर अभी तुरंत किया है। तुरंत किया है यानी प्रेजेंट की बात की जा रही है, और प्रेजेंट की जब भी बात की जाए तो यहाँ पर क्या करते हैं, अगर सिंगुलर है तो देखो जस्ट नाउ का अर्थ है कि कार्य अभी अभी पूरा हुआ, यानी अभी बस कहीं अभी किया ही है जस्ट, तो इसमें प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग करेंगे। काम अभी जस्ट पूरा होता है तो ये प्रेजेंट की बात की जा रही है, और इस वजह से हम प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग करेंगे। और हैज है प्लस भी3 का प्रयोग किया जाता है। आई क्या है, आई के साथ में हैव का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आई और वी के साथ में हैव, बाकी सबके साथ में हैज। आगे बढ़ लेते हैं, देखिए नंबर 35, वाटर डैश एट 100 डिग्री सेल्सियस, यानी जो पानी है वो 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल यानी कि उबलता है। अब ये भैया यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया, ये बिल्कुल सही है, वैज्ञानिक कारण है भैया, है ना, कि ये चीज़ें बिल्कुल वैज्ञानिक कारण है। 100 डिग्री पर अगर उबलेगा तो उबलेगा, ये बिल्कुल सत्य है। इस वजह से जब भी ऐसा कंडीशन आता है, कभी भी यूनिवर्सल ट्रूथ की बात की जाए, वैज्ञानिक कारण दिया जाए, तो हम वहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग करेंगे। इस वजह से यहाँ पर वॉइल्स का प्रयोग किया जाएगा। ऑप्शन सी आपका
सही हो जाएगा। सॉल्यूशन भी हमने यहाँ पर लिख दिया है। चलो अगला देखते हैं। वी डैश फॉर 2 आवर्स व्हेन इट स्टार्ट रेनिंग। हम इतने टाइम से कितने 2 घंटे से खेल रहे हैं व्हेन इट स्टार्ट रनिंग, जब ये बारिश शुरू हो गई थी। अब यहाँ पर देखिए क्या लगेंगे, आर लगाएंगे, हैव लगाएंगे, या फिर हैड बीन, या फिर प्ले। क्या लगाएंगे, टाइम भी दिया है, आप यहाँ पर देख रहे हैं फॉर भी लगा हुआ है, सिंस फॉर लगा हुआ है, टाइम भी दे रखा है, तो यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे, आइए देखते हैं आंसर क्या होगा, सी यानी कि हैड बीन का प्रयोग करेंगे। और हैड बीन का प्रयोग क्यों करेंगे वो देख लो। तो भूतकाल में किसी समय से काम जारी था, यानी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, इसलिए हैड बीन प्लेइंग का प्रयोग करते हैं। कोई काम भूतकाल में शुरू हुआ था और अभी भी चल रहा है, तो ये आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाता है, इस वजह से हम यहाँ पर हैड बीन प्लेइंग का प्रयोग करेंगे। ऑलरेडी टाइम भी आप दे रखा है, आप देख सकते हैं फॉर 2 आवर्स यहाँ पर दे रखा है। चलो अगला देखते हैं। ही डैश नॉट बी प्लेइंग टुमारो। ठीक है, यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे, इज लगाएंगे, वॉज लगाएंगे, विल लगाएंगे, या फिर हैज लगाएंगे। क्या लगाएंगे, ही डैश नॉट बी प्लेइंग टुमारो। ठीक है, तो सही आंसर देखते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा। टुमारो की बात की जा रही है, यानी आने वाले कल की बात की जा रही है, अर्थात भविष्य की बात की जा रही है। भविष्य के लिए हम क्या करते हैं, विल और सेल का प्रयोग करते हैं। अब तो विल का ही प्रयोग होता है, सेल का प्रयोग तो लगभग बंद हो गया है, तो विल ही आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। वो ये कहना क्या चाह रहा है, कहना ये चाह रहा है कि ही डैश ही विल नॉट बी प्लेइंग टुमारो, यानी वो कल नहीं खेलेगा, सीधी सी बात है। तो अगर फ्यूचर की बात की जा रही हो तो विल और सेल का प्रयोग करते हैं। टाइम दे रखा तो हैज बीन हैव बीन भी लग जाता है। फ्यूचर कंटिन्यूअस के नकारात्मक वाक्यों में विल और बी के बीच में नॉट का प्रयोग करते हैं। ये भी आप यहाँ पर एक आइडिया लगा सकते थे कि नॉट लगा हुआ है, तो यहाँ पर भी देख सकते हैं नॉट और बी भी लगा हुआ है, तो ये कहाँ पर प्रयोग में आ जाता है, ये क्रिया, ये जो क्रिया वो कहाँ पर आती है, तो ये आपकी फ्यूचर कंटिन्यूअस में आती है, विल बी। और जब इसका नेगेटिव बनाते हैं तो नॉट बीच में लगा देते हैं, तो यहाँ से भी आप ध्यान रख सकते थे कि नॉट भी आपको दिख रहा है, यानी कि विल ही लगाया जाएगा। ठीक है, ये सारी ट्रिक्स आपको हम थ्योरी वाली वीडियो में बता चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं। 38 नंबर देखिए क्या कह रहे हैं। आई हैव बीन लिविंग हियर डैश 1998। मैं 1998 से यहाँ पर रह रहा हूँ। क्या लगाएंगे, फॉर सिंस फ्रॉम इन। अब ये टाइम आपको क्या दिखाई दे रहा है, पॉइंट ऑफ टाइम, यानी कि एक निश्चित समय दे रखा है, 1998 से हम रह रहे हैं, तो अगर निश्चित समय दिया हो तो सिंस का प्रयोग करते हैं। ऑलरेडी आपको बता चुके हैं, यहाँ पर सॉल्यूशन भी है। 39 देखिए। सी डैश इज सॉन्ग व्हेन आई एंटर द रूम। वो एक गाना गा रही थी जब मैंने रूम में इंटर किया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या प्रयोग करेंगे, सिंग्स लगाएंगे, इज सिंगिंग लगाएंगे, वॉज सिंगिंग लगाएंगे, या फिर सैंग लगाएंगे। सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वॉज सिंगिंग, यानी कि वो गाना गा रही थी। जैसे ही मैं रूम में एंटर हुआ तब तक वो गाना गा रही थी। ठीक है, तो पास्ट की बात की जा रही है। जब पास्ट में कोई काम जारी था तो ये कंटिन्यूअस को दिखाता है, और कंटिन्यूअस में हम पास्ट कंटिन्यूअस में वाज वर्ब प्लस आईएनजी का प्रयोग करते हैं। चलो 40। डिड ही डैश द लेटर। डिड ही डैश द लेटर। अब यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है, किसका प्रयोग करेंगे, राइट लगाएंगे, रोट लगाएंगे, रिटन लगाएंगे, या फिर राइटिंग लगाएंगे। अब डिड लगा हुआ है, डिड के साथ में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट, अगर वहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाए या फिर नॉट लगा हो तो डिड का प्रयोग करते हैं, और डिड के साथ में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। तो क्या लगेगा, डिड ही राइट द लेटर। ठीक है, ऑप्शन ए आपका सही होगा। यहाँ पर आप सॉल्यूशन भी इसका देख सकते हैं। चलो 41। रोहन एंड श्याम डैश गोइंग टू द मार्केट। क्या लगाएंगे, इज एम आर वाज। यहाँ पर आप वैसे भी देखकर लगा सकते हैं कि भाई 3 यहाँ पर सिंगुलर दी गई है, तो इसमें आर ही लगना चाहिए, और आर क्यों लगना चाहिए वो भी आपको बता देते हैं। रोहन एंड श्याम ये 2 अलग अलग लोग हैं। जब 2 अलग अलग लोगों के बारे में बात की जा रही है, यानी कि ये तो प्लूरल बन गया, और प्लूरल बनते ही हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आर का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। 42 देखिए। 42 क्या कह रहा है, माई फ्रेंड डैश वेट फॉर मी सिंस मॉर्निंग। मेरे जो दोस्त हैं वो सुबह से मेरा इंतजार कर रहे हैं। क्या लगाएंगे, इज वेटिंग लगाएंगे, हैज बीन वेटिंग लगाएंगे, वाज वेटिंग, या वेट। अब भाई टाइम दे रखा है, सिंस और फॉर दे रखा है, टाइम भी दे रखा है। जब ये दोनों चीज़ें दे रखी हैं तो हम यहाँ पर हैज बीन वेटिंग का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन सी आपका, ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। तो सिंस मॉर्निंग जो है वो समय को दर्शा रहा है, यानी कार्य पास्ट में शुरू हुआ है और अब भी जारी है, अर्थात यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस लगेगा, जिस वजह से हम वहाँ पर हैज हैव का प्रयोग करते हैं। आगे, आई हैव डैश इन्फॉर्मेशन फॉर यू। मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ इन्फॉर्मेशन है। क्या लगाएंगे यहाँ पर, देखो इन्फॉर्मेशन के लिए हमने आपको बताया था, इन्फॉर्मेशन कभी भी प्लूरल या फिर सिंगुलर में नहीं आती है। इसके आगे हम यहाँ पर एन का प्रयोग नहीं करेंगे, ए का प्रयोग नहीं करेंगे, मैनी का प्रयोग नहीं करेंगे, यहाँ पर सम का प्रयोग करेंगे। ठीक है, किसका, सम का। तो इन्फॉर्मेशन के साथ में हमेशा सम का प्रयोग किया जाता है, यह आपको ध्यान रखना। अब ये मिक्स वाले शुरू हो गए आपके। ठीक है, मिक्स यानी कि इसमें आर्टिकल भी रहेगा, टेंस भी रहेगा और नाउन भी रहेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं इन्फॉर्मेशन एक अनकाउंटेबल है, इसलिए इसके साथ में ए या एन का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। सम का प्रयोग बिल्कुल सही होता है। आगे, द केटल डैश ग्रेजिंग इन द फील्ड। जो कैटल है यानी कि जो जानवर हैं वो फील्ड में चल रहे हैं। क्या लगाएंगे, इज, आर, वाज, या फिर हैज।
तो अभी आपको बताया था पुलिस और कैटल दो ऐसे शब्द होते हैं जो देखने में सिंगुलर लगते हैं लेकिन होते हैं प्लूरल, इस वजह से यहाँ पर आर का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। सॉल्यूशन यहाँ पर दे रखा है। 45 ही हैज बीन इल डैश 5 ईयर्स 5 डेज, यानी कि वो जो है ना पिछले 5 दिनों से बीमार है। क्या लगाएंगे? सिंस, फॉर, फ्रॉम या फिर बाई। अब भाई ये जो 5 दिन है ये कौन से 5 दिन है हमको पता नहीं है, एग्जैक्ट नहीं पता रखा है, यानी पॉइंट ऑफ टाइम की बात नहीं की जा रही है, इस वजह से हम यहाँ पर फॉर का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 46 इज ही प्लेइंग, ये जो पूरा लिखा हुआ है इज ही प्लेइंग विच टेंस इन दिस, यानी कि आपको ये बताना है कि ये जो लिखा हुआ है ये कौन से टेंस में लिखा गया है। इस तरह के प्रश्न भी आपके एमपीएसआई में पूछे गए हैं। तो ये ट्रेंडिंग प्रश्न है, कुछ बदलते हुए ट्रेंडिंग प्रश्न है जो आपके आगे एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, बताइए क्या लिखा। तो इज ही प्लेइंग यानी कि यहाँ पर आईएनजी लगी हुई है, तो भाई ये कंटिन्यूस का होगा। अब कंटिन्यूस में कौन सा होगा? तो इंडेफिनिट तो हट गया, दोनों परफेक्ट भी हट गए। कंटिन्यूस में कौन सा है? तो इज लगा हुआ है। इज कहाँ पर लगाते हैं? प्रेजेंट पर लगाते हैं। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर सॉल्यूशन भी हमने दे रखा है। 47 देखिए, आई विल हैव डैश माई वर्क बाई इवनिंग, मैं अब आज शाम तक जो है अपने काम को खत्म कर लूंगा। क्या लगाएंगे? फिनिश लगाएंगे, फिनिशिंग लगाएंगे, फिनिश्ड लगाएंगे या फिर फिनिशेज लगाएंगे। सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, फिनिश्ड लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर बात किसकी की जा रही है? फ्यूचर परफेक्ट की जा रही है। और फ्यूचर परफेक्ट में क्या करते हैं? विल हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो काम पूरा होने का बोध होता है, इसलिए वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि फिनिश्ड यहाँ पर लगेगा। यह आपको अच्छे से ध्यान रखना है मेरे भाई। चलो अगला है द सन डैश अस लाइट एंड हीट, यानी कि जो सूर्य है वो हमको लाइट यानी रोशनी और ऊर्जा देता है। अब ये भाई यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया, सूर्य जब तक रहेगा हमको रोशनी और ऊर्जा मिलती रहेगी। और यूनिवर्सल ट्रूथ जहां पर भी आए आंख बंद करके आपको वहां पर एस ई एस लगा देना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही यूनिवर्सल ट्रूथ को रखते हैं। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। 49 चिल्ड्रंस टॉयज इज द एपोस्ट्रॉफी इज करेक्ट। ये आप बताइए कि ये जो शब्द लिखा हुआ है क्या ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है? यहाँ पर जो एपोस्ट्रॉफी एस लगा हुआ है इसका प्रयोग सही से किया गया है या नहीं? अब बताओ आप, यस, नो, शुड बी चिल्ड्रंस, शुड बी चाइल्ड, या तो चिल्ड्रंस होना चाहिए या फिर चाइल्ड्स होने चाहिए, या फिर ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। आंसर लगा लिया होगा आपने। ये नए ट्रेंडिंग प्रश्न है, कुछ इस तरह के प्रश्न भी आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक है, तो हर तरह के प्रश्नों से आपको हम एकदम रूबरू करवा देते हैं। तैयार रहिए हर तरह के प्रश्नों के लिए। सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। यस, ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। चिल्ड्रंस टॉयज जो है वो बिल्कुल सही लिखा हुआ है। ठीक है, क्यों सही लिखा है वो यहाँ पर देख सकते हैं। जो अनियमित बहुवचन होते हैं, इर्रेगुलर जो प्लूरल्स होते हैं जिनमें एस नहीं लगता है, जैसे चिल्ड्रन हो गया, उनमें एपोस्ट्रॉफी एस लगा करके हम पोजीशन फॉर्म उनका दिखा सकते हैं। चिल्ड्रन को कभी आप चिल्ड्रंस लिखा हुआ नहीं पाएंगे। जब उनका प्लूरल नहीं बनता है तो वहां पर हम एपोस्ट्रॉफी एस डायरेक्ट लगा सकते हैं। अगला देखिए 50 ही डैश ऑलरेडी डैश हिज लंच, यानी कि उसने ऑलरेडी अपना भोजन कर लिया है। हैज लगाएंगे, टेकन लगाएंगे, हैव लगाएंगे, इट इज टेकिंग लगाएंगे, क्या लगाएंगे बताइए? तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर हम हैज और टेकन का प्रयोग करेंगे। ही हैज ऑलरेडी टेकन हिज लंच, उसने अपना लंच जो है वो ऑलरेडी कर लिया है, पहले से ही कर लिया है। देखिए ऑलरेडी के साथ अक्सर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग होता है। ही के साथ में हैज और वर्ब की थर्ड फॉर्म टेकन का प्रयोग किया जाएगा। तो इस तरह से ये आपके 50 प्रश्न पूरे होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जिन लोगों ने नोट्स लिए थे, ये रचना नामदेव जी हैं। तुरंत इन्होंने मैसेज किया जैसे रिजल्ट आया, सर मेरी सेकंड रैंक लगी है। अपना स्कोर भी इन्होंने शेयर किया, पूरा स्कोर कार्ड। हमने बोला भाई वाह गजब, कांग्रेचुलेसन, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ठीक है, तो इन्होंने भी लगातार ये हमसे जुड़ी हुई थी, लगातार तैयारी कर रही थी। एमपी पुलिस में टॉपर्स की रैंक में आप देखेंगे तो ओवरऑल टॉपर्स में देखेंगे तो इनकी 8th रैंक है और अपनी कैटेगरी में इनकी सेकंड रैंक है, यानी फीमेल कैटेगरी में सेकंड रैंक है। तो बेहतरीन तरीके से ये लगातार कंटिन्यू हमारी हर वीडियो देखती थी और हर नोट्स को अच्छे से पढ़ करके गई थी। फाइनली इन्होंने बेहतरीन रैंक लेते हुए सिलेक्शन लिया है। अब इनको अपना गृह जिला भी मिल जाएगा, गृह जिला के आसपास में जहाँ की भी ये रहने वाली होंगी। यहाँ पर देख सकते हैं, ये देखो ये सीधे सीधे आप देख रहे हैं एमपी पुलिस 2025 नोट्स ग्रुप बाय शुक्ला सर, यानी कि ये भी हमारे नोट्स लेकर के ग्रुप में शामिल थी। ठीक है ना सर, मेरा भी हो गया, इन्होंने अपना स्कोर भी शेयर किया है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा इनका देख सकते हैं 85 नंबर आए थे और एमपी पुलिस भर्ती 2025 के नोट्स आपको दिखाई दे रहे होंगे। इन्होंने भी हमारे सुपर नोट्स लिए थे और इनका भी फाइनली सिलेक्शन हो चुका है। इनकी शॉर्ट्स वीडियो, 3 लोगों की शॉर्ट्स वीडियो हमने बना रखी है, आप शॉर्ट्स वाले सेक्शन में जाकर के देख सकते हैं। आपको इनके नंबर, फाइनल नंबर वगैरह सब कुछ दिख जाएंगे। ठीक है मेरे भाई, तो आप भी इसी तरह से अपने स्क्रीनशॉट को भेज रहे होंगे कि सर मेरा भी सिलेक्शन हो गया है, मैं भी सर डिप्टी जेलर बन गया हूं, या मैं भी सर फॉरेस्ट गार्ड बन गया हूं, जेल प्रहरी बन गया हूं। ठीक है, तो इसके लिए कुछ खास करना नहीं है। ये व्हाट्सअप नंबर है, इसी पर आपको व्हाट्सअप करके अपने नोट्स प्राप्त कर लेने हैं। ठीक है, मात्र 189 रुपये में आपको एग्जाम तक
एग्ज़ाम तक जितनी वीडियो आएंगी, जितनी पीडीएफ बनेगी, जितनी मॉक टेस्ट आएंगी, जितना सुपर रिवीजन नोट्स बनेगा, वो सब आपको एग्ज़ाम के लास्ट डे तक मिलता रहेगा और लास्ट में एग्ज़ाम एनालिसिस करवाएंगे, उसकी भी पीडीएफ डेली आपको मिलती रहेगी। ठीक है, चलिए, और ये पीडीएफ भी अभी आपको डाल देंगे कुछ देर बाद में। अब ये इसको तो हम डाल देंगे, लेकिन अब हम क्या सोच रहे हैं कि जैसे 3 टॉपिक हो जाए ना, 3 टॉपिक हो गए और उसका जो है क्वेश्चन हो गए, चारों को एक साथ में मर्ज करके पीडीएफ बना करके डाल देंगे, है ना? तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, हर वीडियो की पीडीएफ आपको नोट्स ग्रुप में मिलती रहेंगी। ठीक है, तो जल्दी से नोट्स लेकर के डिप्टी जेलर के नोट्स ग्रुप में जुड़ जाइए और लगातार जिस तरह से बाकी लोगों ने सिलेक्शन लिया है, आप भी सिलेक्शन ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक कर देना मेरे भाई, अगर अभी भी लाइक नहीं किया है तो भाई सबसे बड़े कंजूस हो तुम, लाइक करने में क्या दिक्कत है? लाइक कर दो, प्यारा सा कमेंट कर दोगे तो हमको और भी हौसला मिलेगा। यहाँ लोगों को पसंद आ रही है वीडियो। अब देखो, वॉइस वाला कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना? पैसे खर्च करके आपके वॉइस की जो दिक्कत थी उसको समाप्त कर दिया गया है, कंडेंसर माइक हम लेकर आए हैं, तो वॉइस वाली कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। ठीक है, तो आप जल्दी से आप भी सब्सक्राइब इसको कर लीजिए, जिससे आगे आपको फायदा मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।